सोचिए, अगर कोई औरत सालों तक अपने ही घर में नौकरानी की तरह जीती रहे, हर दिन अपमान सहे और फिर एक दिन पूरे परिवार के सामने ऐसा कदम उठा ले कि सबकी दुनिया हिल जाए, तो क्या होगा। आज की कहानी एक ऐसी ही औरत की है जिसने खामोशी को छोड़कर आत्मसम्मान को चुना। उसके एक फैसले ने ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि उन लोगों को भी उनके कर्मों का ऐसा फल दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जून की झुलसा देने वाली गर्मी जैसे इस छोटी सी रसोई में ही कैद हो गई थी। उबलती सब्जी का धुआं और गर्म तेल की महक मिलकर सांस लेना मुश्किल कर रहे थे। मैं चूल्हे के सामने खड़ी थी। पसीने से मेरी साड़ी पीठ से चिपक गई थी। दोनों हाथों से तेजी से शाही पनीर चला रही थी और कमर से मेरी बेटी शिखा बंधी हुई थी, जो गर्मी और नींद की वजह से लगातार रोए जा रही थी। आज मेरी सास बिनीता का 60वां जन्मदिन था। बिनीता जी को दिखावा करने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने अपने मायके, ससुराल और अपनी सारी सहेलियों को बुलाकर बड़ी पार्टी रखी थी। ऐसे मौकों पर लोग आराम के लिए बाहर से हलवाई बुला लेते हैं, लेकिन मेरी सास का कहना था कि बाहर का खाना न साफ होता है, न अच्छा, और ऊपर से बहुत महंगा भी पड़ता है। उनके हिसाब से बहू के हाथ के खाने में जो अपनापन होता है वो कहीं और नहीं मिलता। बस फिर क्या था, पूरा बोझ मेरे ही सिर पर आ गया। सुबह 4 बजे मंडी जाकर सब्जियां खरीदने से लेकर उन्हें साफ करने तक, और फिर पालक पनीर, दाल मखनी, दम आलू, वेज बिरयानी और ना जाने कितने पकवान बनाने तक सब कुछ मैंने अकेले किया। मेरे पति अभिनव सुबह से प्रेस की हुई शर्ट पहनकर बाहर मेहमानों के साथ आराम से चाय पी रहे थे। उन्हें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी कि उनकी पत्नी रसोई में किस हालत में काम कर रही है। और मेरी ननद सुहाना, वो तो लाल रंग की चमचमाती सिल्क की साड़ी पहनकर और हैवी मेकअप करके घूम रही थी। वो बीच बीच में सिर्फ मुझे ऑर्डर देने रसोई में चली आती थी। उसने पनीर का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला और चबाते हुए बोली, भाभी, पनीर के पीस इतने छोटे क्यों काटे हैं? मेहमान क्या सोचेंगे? थोड़ा ढंग से काम करो। आज मम्मी का इतना बड़ा जन्मदिन है, हमारी इज्जत मत उतरवा देना। मैंने चुपचाप उसकी बात सुन ली और खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, सुहाना, तुम बाहर जाकर मम्मी की मदद करो। यहाँ बहुत गर्मी है, तुम्हारी इतनी महंगी साड़ी भी खराब हो जाएगी। शिखा भी बहुत रो रही है। अगर टाइम हो तो इसे थोड़ी देर पकड़ लो ताकि मैं बाकी की सब्जियां देख सकूं। सुहाना ने होंठ सिकोड़ लिए और 2 कदम पीछे हट गई, जैसे कि मैं कोई छूत की बीमारी हूं। रहने दो, इतनी अच्छी साड़ी पहन रखी है, इसे गोद में लिया तो ये उल्टी कर देगी। अरे बच्चा तुम्हारा है, तुम ही संभालो। कुछ खाना बनाना पड़ गया तो इतनी शिकायतें। इतना कहकर वो पलटी और बाहर चली गई। मैं फिर से अपनी 1 साल की बेटी के रोने की आवाज और फिर गर्म रसोई के बीच अकेली रह गई। दोपहर के 12 बज चुके थे। बाहर मेहमानों से सारी टेबल भर चुकी थी। हंसी मजाक और गिलासों की आवाजें अंदर तक आ रही थीं। मैं एक एक करके भारी बर्तन उठाकर बाहर रख रही थी। हाथ दर्द से कांप रहे थे। जब आखिरी बर्तन भी रख दिया तभी शिखा गीले डायपर की वजह से जोर जोर से रोने लगी। मैं उसे लेकर कमरे में भागी, उसका डायपर बदला और दूध पिलाकर उसे चुप करवाया। इसी सब में दाल मखनी लाने में बाकी खाने से 15 मिनट देर लग गई। जब मैं गर्मा गर्म दाल लेकर हॉल में पहुंची तो अचानक पूरा माहौल शांत हो गया। सबकी नजरें मेरी तरफ उठ गईं। विनीता जी अपनी अमीर सहेलियों के साथ सबसे आगे वाली टेबल पर बैठी थीं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चम्मच जोर से कटोरी पर पटका और तेज आवाज में बोली, ये क्या तमाशा है? अब दाल लेकर आ रही हो जब सब लोग खाना लगभग खत्म कर चुके हैं। अब दाल कौन खाएगा? इस घर की किस्मत ही खराब है जो तुम्हारे जैसी सुस्त और कामचोर बहू मिली। पति की कमाई पर पल रही हो और एक दावत भी ठीक से नहीं संभाल सकती। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे हाथ में अभी भी गर्म दाल का बर्तन था। मैंने धीरे से कहा, मम्मी जी, शिखा बहुत रो रही थी। उसका डायपर बदलना पड़ा और उसे चुप कराना पड़ा, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मेरी सफाई सुनकर भी उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगा कि उनके दोस्तों के सामने उनकी बेइज्जती हो गई है। वो अपनी कुर्सी से उठी और तेजी से मेरी तरफ आईं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उन्होंने मेरे गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए।
पूरे कमरे में थप्पड़ की आवाज गूंज गई। फिर गुस्से में बोली, बहुत जुबान चलने लगी है। एक बेटी पैदा करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया, अब उसी को बहाना बनाकर अपनी कामचोरी छिपा रही हो, बदतमीज औरत। उनकी लाल नेल पॉलिश वाली उंगली मेरे चेहरे की तरफ उठी हुई थी। मेरे दोनों गाल जल रहे थे। दर्द सिर्फ चेहरे पर नहीं था, सीधा दिल तक उतर गया था। मैंने पुरुषों वाली टेबल की तरफ देखा। अभिनव, वो आदमी जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जवानी लगा दी थी, चुपचाप सिर झुकाकर खाना खा रहा था, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। सुहाना मुंह छिपाकर हंस रही थी और बाकी सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे सारी गलती मेरी ही हो। किसी ने मेरे लिए एक शब्द तक नहीं कहा। किसी को उस औरत पर तरस नहीं आया जो इतनी गर्मी में बच्चा संभालते हुए अकेले सबके लिए खाना बना रही थी। इतने सालों का मेरा सब्र उसी पल टूट गया। मैं रोई नहीं। पहले जब भी सास या पति कुछ कहते थे तो मैं बाथरूम में जाकर रो लेती थी और फिर चुपचाप वापस काम में लग जाती थी। लेकिन इस बार मेरी आंख से एक भी आंसू नहीं निकला। जितना दर्द, अपमान और बेइज्जती मैंने सालों से सहा था, वो सब मिलकर अब एक अजीब सी खामोशी में बदल चुका था। पूरे कमरे में तनाव फैल गया था। विनीता जी ने मुझे चुप देखा तो उन्हें लगा कि मैं हमेशा की तरह डर गई हूँ। वो घमंड से मुड़ी और वापस अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगी। मैंने धीरे से दाल का बर्तन पास वाली खाली टेबल पर रखा। मेरी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी जो इस घर के हर झूठे चेहरे को देख रही थी। मैं धीरे धीरे लेकिन पूरे भरोसे के साथ कमरे के कोने में गई। वहां एक भारी लकड़ी का डंडा रखा था जिससे टूटी हुई खिड़की अटका कर रखते थे। मैंने उसे उठा लिया। उसका वजन हाथ में आते ही मुझे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। जैसे ही विनीता जी फिर से अपनी कुर्सी पर बैठी, उन्हें कुछ अजीब सा लगा। लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। अभिनव ने जैसे ही मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ में डंडा देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो जोर से बोला, ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, नीचे रखो उसे। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। मैं सीधे उस टेबल की तरफ बढ़ी जहां 5 मंजिला बड़ा सा केक रखा था, जिसे सुहाना ने मेरी ही मेहनत की कमाई से सिर्फ अपनी माँ का रुतबा दिखाने के लिए खरीदा था। उसके पास ही सारी दावत लगी हुई थी। मैंने दोनों हाथों से डंडा कसकर पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और पूरी ताकत से केक पर दे मारा। जोरदार धमाके के साथ पूरा केक टूटकर बिखर गया। क्रीम, ब्रेड और चीनी के फूल चारों तरफ फैल गए। क्रीम का बड़ा हिस्सा सीधा विनीता जी पर जाकर गिरा और उनकी महंगी रेशमी साड़ी पूरी खराब हो गई। लेकिन मैं यहीं नहीं रुकी। मैंने उसी डंडे से पूरी दावत वाली टेबल भी पलट दी। महंगे चीनी मिट्टी के बर्तन फर्श पर गिरकर एक के बाद एक टूटने लगे। बिरयानी, पनीर, सब कुछ फर्श पर बिखर गया। पूरा कमरा चीख पुकार से गूंज उठा। मेरी सास की सहेलियां डर के मारे दीवार से चिपक गईं। कुछ रिश्तेदार खाने के छींटों से बचने के लिए इधर उधर कूदने लगे। विनीता जी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो अपना सीना पकड़कर हाँफने लगी। सुहाना, सुहाना, चीखते हुए मुझ पर बरस पड़ी। अभिनव गुस्से में मुझ पर हाथ उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन मैं फट से एक कदम पीछे हटी और डंडा सीधा उसकी छाती पर तान दिया। मेरी आंखों में इतनी ठंडक थी कि उसका उठा हुआ हाथ वहीं रुक गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से साफ साफ कहा, आज आप सबके सामने मैं तलाक का ऐलान करती हूँ। इस घर ने मुझे पूरे 3 साल तक फ्री की नौकरानी बना रखा, मेरा इस्तेमाल किया, मेरी इज्जत को बार बार कुचला। आपको लगा मैं सीधी हूं इसलिए मेरे साथ कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। तलाक के पेपर मैं टेबल पर रख दूंगी, साइन कर देना अभिनव। नमस्ते माँ जी। गुड बाय अभिनव। गुड बाय सुहाना। आज के बाद मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर मैंने डंडा फर्श पर फेंक दिया और सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। बाहर विनीता जी की चीखें और अभिनव के दरवाजा पीटने की आवाजें लगातार आ रही थीं। लेकिन कमरे के अंदर मैं हैरानी की बात थी कि बिल्कुल शांत थी। मैंने अपना बड़ा सूटकेस निकाला, उसमें सिर्फ अपने और शिखा के सबसे जरूरी कपड़े रखे। फिर अपने सारे पहचान पत्र, शिखा का टीकाकरण कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वो फाइल निकाली जिसे मैंने बहुत पहले से छिपा कर रखा था। मैंने शिखा को गोद में उठाया और उसे कसकर सीने से लगा लिया। फिर दरवाजा खोला। सामने अभिनव खड़ा था।
मैंने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली और सीधे बाहर निकल गई। विनीता जी क्रीम और खाने से सने फर्श पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। मैं उस घर के लोहे के गेट से बाहर निकली और एक टैक्सी रोक ली। जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ी, मुझे लगा मैं उस नरक को हमेशा के लिए पीछे छोड़ आई हूँ जिसे मैं कभी अपना घर समझती थी। टैक्सी में बैठकर मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर की वजह से नहीं, बल्कि एक गहरी राहत की वजह से। शिखा जैसे सब समझ रही थी। वो चुपचाप मुझसे लिपट कर सो गई। मेरे बैग में रखा फोन लगातार बज रहा था। मैंने निकाल कर देखा, स्क्रीन पर अभिनव, सुहाना और कई रिश्तेदारों की ढेर सारी मिस्ड कॉल थी। पता नहीं मुझे गालियां देने के लिए फोन कर रहे थे या फिर उस बर्बाद हुए घर को साफ करवाने के लिए। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अंधेरी स्क्रीन मुझे ऐसे लगी जैसे मेरे अंधेरे अतीत पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया हो। मैंने सिम कार्ड निकाला, उसके 2 टुकड़े किए और टैक्सी की खिड़की से बाहर लखनऊ की गर्म सड़क पर फेंक दिया। बस अब सब खत्म। मैंने अभिनव और उसके पूरे परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया था। टैक्सी ड्राइवर ने शीशे से मेरी तरफ देखा और बड़े आराम से लहजे में पूछा, मैडम कहाँ चलना है? इतना सामान लेकर कहीं गांव जा रही हैं क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं भैया, सीधे एयरपोर्ट चलिए। मैं लखनऊ से बहुत दूर जा रही हूँ। एयरपोर्ट पहुंचकर मैं सीधे लास्ट मिनट टिकट काउंटर पर गई। किस्मत अच्छी थी। 2 घंटे बाद देहरादून जाने वाली फ्लाइट में सभी सीटें खाली थीं। मैंने अपने पर्स के सीक्रेट पॉकेट से एटीएम कार्ड निकाला और पेमेंट कर दी। ये वही पैसे थे जो मैंने पिछले 3 सालों में रात भर जागकर फ्रीलांस राइटिंग करके बचाए थे। बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मेरे और मेरी बेटी के लिए कुछ समय तक आज़ादी से जीने के लिए काफ़ी थे। हाथ में फ्लाइट का टिकट आते ही मुझे लगा जैसे मैं पिंजरे से निकलकर खुले आसमान में उड़ने वाला एक पंछी हूँ। फ्लाइट ने उड़ान भरी और हमें उस घुटन भरी जिंदगी से बहुत दूर ले गई। जब प्लेन उतरा तो ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। उस हवा में ताजगी थी। ये मेरे ससुराल की गर्मी और तेल की बदबू से बिल्कुल अलग थी। यहाँ की हवा कितनी साफ और सुकून देने वाली थी। मैंने एक टैक्सी ली और शहर के बीच की तरफ निकल पड़ी। फिर एक पुराने दोस्त की सलाह पर पेड़ों के बीच बने एक खूबसूरत होम स्टे में कमरा ले लिया। कमरा पूरा लकड़ी का था और उसमें एक बड़ी कांच की खिड़की थी जहां से धुंध से ढकी घाटी दिखाई देती थी। यहाँ कोई शोर नहीं था, कोई गाली गलौज नहीं थी, सिर्फ हवा की सरसराहट और पंछियों की आवाजें थीं। मैंने शिखा को मुलायम सफेद बिस्तर पर लिटाया। वो करवट बदलकर आराम से सो गई। मैं बालकनी में गई। लकड़ी की रेलिंग पर झुककर मैंने एक लंबी सांस ली। इतने दिनों से रुके हुए आंसू अपने आप बहने लगे, लेकिन ये दर्द या बेइज्जती के आंसू नहीं थे। ये उस बोझिल रिश्ते से आजादी मिलने की खुशी के आंसू थे। अब मुझे सुबह 4 बजे उठकर मंडी नहीं जाना पड़ेगा। मुझे 4 मंजिला घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। मुझे सास के ताने और ननद की बेइज्जती नहीं सुननी पड़ेगी। अब मैं सिर्फ नेहा हूँ, एक आजाद माँ जो अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। इस शांत पहाड़ी शहर में मैं अपनी आत्मा के सारे घाव भरने दूंगी। मैं देहरादून की धूप वाली बालकनी में बैठकर गर्म चाय की चुस्कियां ले रही थी और उधर दिल्ली वाले उस 3 मंजिला घर में सचमुच भूचाल मचा हुआ था। सोशल मीडिया और कुछ करीबी दोस्तों से मुझे वहां के हालात की खबर मिलती रही। मेरे जाने के बाद विनीता जी का 60वां जन्मदिन मेहमानों के लिए जिंदगी भर याद रहने वाला तमाशा बन गया था। सारे रिश्तेदार कानाफूसी करते हुए वहां से निकल गए। फर्श पर बिखरा खाना और क्रीम साफ करने वाला कोई भी नहीं था। विनीता जी का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि उन्हें बिस्तर पकड़ना पड़ा। तब जाकर उन्हें समझ आया कि फ्री की नौकरानी के चले जाने का क्या मतलब होता है। गंदे कपड़ों का ढेर लग गया। उन्हें धोने वाला कोई नहीं था। सिंक गंदे बर्तनों से भर गया और उनमें से खट्टी बदबू आने लगी। कई दिनों तक उस घर में ढंग का खाना तक नहीं बना। सबको बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ा, जिसकी वजह से अभिनव के पेट का पुराना दर्द फिर से शुरू हो गया। सुहाना, जिसे सुबह उठते ही बेड पर नाश्ता मिलने की आदत थी, अब अपनी ही माँ से लड़ने लगी थी। पड़ोसियों को तो वैसे भी विनीता जी के घमंडी स्वभाव से पहले से ही चिढ़ थी। अब उन्हें मजे लेने का पूरा मौका मिल गया।
हर जगह यही बातें होने लगी कि कैसे सीधी सादी बहू को इतना परेशान किया गया कि वो पार्टी खराब करके घर छोड़कर चली गई। अभिनव का ऑफिस जाना भी मुश्किल हो गया। बर्थडे पार्टी वाली बात उसके ऑफिस तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो ऑफिस में घुसता, लोग उसकी तरफ देखकर आपस में बातें करने लगते और इशारे करते। उसकी मेल ईगो को बहुत बड़ा झटका लगा था। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह अपमानित महसूस कर रहा था। उसने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। मैंने अपना नंबर बदल लिया था और सिर्फ अपने मम्मी पापा और एक करीबी दोस्त के संपर्क में थी। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिपता नहीं। आखिरकार अभिनव ने एक दूर के रिश्तेदार से मेरा नया नंबर निकाल लिया। उसी रिश्तेदार को मैंने गलती से हालचाल पूछने के लिए मैसेज कर दिया था। देहरादून में चौथे दिन दोपहर को मेरे नए फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि कौन होगा। मैंने कॉल उठा ली। उधर से अभिनव की गुस्से से भरी आवाज आई, जिसने कमरे की सारी शांति खत्म कर दी। बहुत चालाक बन रही हो नेहा, इतना बड़ा तमाशा करके भाग गई और अब आराम से छुट्टियां मना रही हो। पता भी है यहाँ घर में क्या हाल है। तुरंत वापस आओ और सबके सामने मेरी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगो। अगर इस बार ढंग से घर संभालोगी तो मैं तुम्हें एक और मौका देने के बारे में सोच सकता हूँ, नहीं तो इस घर से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सड़क पर छोड़ दूंगा। उसकी आवाज में वही पुराना घमंड और हुक्म चलाने वाला अंदाज था। उसे अब भी लग रहा था कि मैं वही डरी सहमी नेहा हूं जो उसकी धमकियों से कांप जाती थी। लेकिन वो गलत था। वो सहने वाली औरत तो उस टूटे हुए केक के साथ ही खत्म हो चुकी थी। मैंने फोन कान पर लगाए रखा, खिड़की के बाहर हरे भरे पेड़ों को देखती रही और उससे अपना सारा गुस्सा निकाल देने लिया। जब वो चिल्लाते चिल्लाते थक गया और कुछ पल सांस लेने के लिए रुका, तब मैंने बहुत धीरे से कहा। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, उसमें कोई गुस्सा नहीं था। बोल लिया तुमने? अगर खत्म हो गया हो तो अपना ईमेल चेक करो। मैंने तलाक के पेपर भेज दिए हैं, उन पर साइन करके मेरे दिए हुए पते पर भेज देना और ये ड्रामा बंद कर दो। उधर कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर अभिनव हंस पड़ा। तलाक? तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? घर तुम खुद छोड़कर गई हो तो अपनी बेटी भी खुद ही पालना। ये घर मेरे माँ बाप का है, यहाँ से तुम्हें एक ईंट भी नहीं मिलेगी। सारे पैसे मेरे पास हैं। तुम जैसी आवारा औरत को मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। शिखा के खर्च के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। कोर्ट में मिलते हैं, फिर देखना जज तुम्हें कैसे खाली हाथ बाहर भेजता है। मैं जोर से हंस पड़ी। मेरी हंसी में तंज भी था और राहत भी। उसे अब भी अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा था। मैंने टेबल पर रखा लैपटॉप खोला और एक इनक्रिप्टेड फोल्डर पर क्लिक किया। अभिनव, तुम्हें क्या लगा मैं 3 साल तक उस घर में सिर्फ बेवकूफ नौकरानी बनकर रही जो बस किचन में काम करती थी? मैंने जो दूसरा ईमेल भेजा है उसे खोलो और बैंक के सारे स्टेटमेंट ध्यान से देखो। फोन पर मुझे कीबोर्ड की आवाज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड के बाद उसकी सांसें तेज हो गईं। पिछले काफी समय से तुम हमेशा बिजनेस में नुकसान का बहाना बनाकर घर के खर्चे कम करते रहे, यहाँ तक कि मुझे शिखा के दूध के लिए अपनी बचत से पैसे निकालने पड़े। लेकिन सच ये था कि तुम हमारे जॉइंट सेविंग अकाउंट से चुपचाप पैसे निकाल रहे थे। अपनी लाडली बहन के जुए के कर्ज को चुकाने के लिए लाखों रुपए दिए। इतना ही नहीं, तुमने लाखों रुपए अपनी माँ के नाम की एक महंगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाए, जिसमें नॉमिनी तुम और सुहाना हो। उन सभी ट्रांजैक्शंस के बैंक स्टेटमेंट और तुम्हारे कर्जदारों के साथ हुई सारी चैट मेरे पास है, बैंक की मोहर के साथ। अब बताओ, कोर्ट में ये सब कैसे छिपाओगे? अभिनव की आवाज कांपने लगी। उसका पूरा घमंड पल भर में गायब हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी जासूसी करने की? तुम्हें यह सब मिला कहां से? मैंने उसके बेवकूफी भरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, सीधे अपनी बात कही। हमारी सेविंग अकाउंट में 80 लाख रुपए हैं। कानून के हिसाब से उसमें आधा हिस्सा मेरा है। इसके अलावा शिखा के 18 साल के होने तक तुम्हें हर महीने 40,000 रुपए गुजारा भत्ता देना होगा। अगर चुपचाप पेपर पर साइन करके पैसे ट्रांसफर कर दोगे तो मैं चुप रहूंगी, लेकिन अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो यही पूरी फाइल कोर्ट के साथ साथ तुम्हारी कंपनी के डायरेक्टर्स को भी भेज दूंगी।
तुम्हारी असिस्टेंट मैनेजर वाली नौकरी और तुम्हारे परिवार की झूठी इज्जत दोनों एक पल में खत्म हो जाएगी। फोन पर फिर से सन्नाटा छा गया। ये उस इंसान की खामोशी थी जिसके सारे राज सामने आ चुके थे। उसे समझ आ गया था कि अगर ये बात बाहर गई तो सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि उसकी सारी इज्जत भी चली जाएगी। मैंने आखिरी बार कहा, तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। पैसे मेरे नए अकाउंट में आ जाने चाहिए और तलाक के पेपर डाक से भेज देना। मेरा सब्र मत आजमाना। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। देहरादून की ढलती शाम की धूप पूरे कमरे में फैल रही थी और उसके साथ मेरे चेहरे पर भी एक नई चमक आ गई थी। मैंने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया था और मुझे पूरा यकीन था कि वो डरपोक आदमी हार मान लेगा। अब मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी मेरे अपने हाथ में थी। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभिनव जैसा डरपोक और अपनी झूठी इज्जत बचाने वाला इंसान कभी अपने करियर को दांव पर नहीं लगाता। अगली सुबह ठीक 8 बजे मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया। सेविंग अकाउंट्स की आधी रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद मेरे वकील के जरिए अभिनव ने आपसी सहमति से तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। वो शिखा के लिए हर महीने गुजारा भत्ता देने के लिए भी मान गया। कोर्ट ने केस मंजूर कर लिया और पूरी प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई। करीब 1 महीने बाद मेरा आंसुओं और शोषण से भरा शादीशुदा जीवन कोर्ट के एक फैसले के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब तलाक की कॉपी मेरे हाथ में आई तो ऐसा लगा जैसे 3 साल से सीने पर रखा भारी पत्थर आखिर हट गया हो। उन दिनों पहाड़ों में मैंने अपना पूरा वक्त खुद को और अपनी बेटी को दिया। मैं शिखा को हरे भरे पेड़ों के बीच घुमाने ले जाती, खुलकर ताजी हवा में सांस लेती और वो सारी चीजें खाती जो पहले कभी अपने लिए खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। एक दिन पहाड़ी के किनारे बने छोटे से कैफे में मेरी मुलाकात कविता जी से हुई। वो दिल्ली की एक साइकोलॉजिस्ट थी जो कुछ दिन काम और आराम के लिए वहां आई थी। कुछ मुलाकातों के बाद उन्होंने मेरी आंखों में छिपा हुआ दर्द पहचान लिया। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी, अपने ससुराल की, अपनी बेवजह की सहनशीलता की और उस दिन हुए विस्फोट की भी। कविता जी ने मुझे जज नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सबको माफ कर दो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत अपनापन से बोली, नेहा, तुमने बिल्कुल सही किया। अंधा त्याग कभी किसी को खुश नहीं करता, उससे सिर्फ शोषण बढ़ता है। तुम उस दलदल से बाहर निकल आई और अपनी बेटी की जिंदगी भी बचा ली। अब अपने अंदर बैठी उस औरत को भी बाहर निकालो जो खुद को सिर्फ किचन तक सीमित समझती थी। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, समझ है। तुम अपने लिए एक नई और खूबसूरत जिंदगी बना सकती हो। कविता जी की बातें सुनकर मेरे अंदर बची हुई सारी निगेटिविटी और हीन भावना जैसे बह गई। मुझे समझ आ गया कि मैं शादी में हार नहीं मानी थी। मैंने तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत हासिल की थी। उसी एहसास ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास और मुस्कान दोनों वापस लौटा दिए। देहरादून में 1 महीना बिताने के बाद मैंने अपना सामान पैक कर लिया। प्रॉपर्टी के बंटवारे से मिले पैसे माँ बेटी के आराम से रहने के लिए काफी थे, लेकिन मैं हमेशा यूं खाली बैठकर जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी। मुझे नौकरी चाहिए थी। ऐसा माहौल चाहिए था जहां मैं खुद को फिर से साबित कर सकूं। लखनऊ वही शहर था जहां मैं टूटी थी और अब वहीं जाकर खुद को फिर से खड़ा करना था। मैंने शिखा को गोद में उठाया, सूटकेस संभाला और नए आत्मविश्वास के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ी। लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रियंका को हाथ हिलाते देखा। प्रियंका मेरे कॉलेज की दोस्त थी, एक मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की जिसने कभी भी मेरे अभिनव से इतनी जल्दी शादी करने के फैसले का समर्थन नहीं किया था। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड कबीर भी था। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं वापस लखनऊ आ रही हूँ, वो दोनों मुझे लेने पहुंच गए। मुझे शिखा के साथ देखकर प्रियंका दौड़ती हुई आई और हम दोनों को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। तू कितनी दुबली हो गई है नेहा, लेकिन तेरी आंखों में अब पहले से भी कहीं ज्यादा चमक है। अब तू मेरे पास रहेगी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं और कबीर दोनों है ना, हम तुम दोनों का पूरा ख्याल रखेंगे। कबीर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और मेरा भारी सूटकेस उठाकर बोला, हाँ नेहा, हमारा घर भले छोटा है लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। जब तक तुम पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना।
मैंने अपने दोनों दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा किया। उनकी गाड़ी में हमें एक छोटे लेकिन साफ सुथरे अपार्टमेंट में लेकर पहुंची। प्रियंका ने पहले से ही मेरे लिए एक हवादार कमरा तैयार कर रखा था। नए बेडशीट बिछे हुए थे और शिखा के लिए ढेर सारे खिलौने और जरूरी सामान भी पहले से खरीद कर रखे गए थे। प्रियंका और कबीर का अपनापन और ईमानदारी देखकर मुझे पहली बार लगा कि इस बड़े शहर में मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। ऐसा लगा जैसे मुझे फिर से नई शुरुआत करने के लिए एक मजबूत सहारा मिल गया हो। एक सिंगल मदर के तौर पर शुरुआती दिन बिल्कुल आसान नहीं थे। शिखा अब चलना सीख रही थी। वो बहुत शरारती थी और हर वक्त मुझसे ही चिपकी रहती थी। मैं रोज सुबह जल्दी उठती, उसके लिए खाना बनाती और प्रियंका की मदद के लिए घर की सफाई भी कर देती। जब शिखा सो जाती या अपने खिलौने में बिजी रहती तो मैं लैपटॉप खोलकर नौकरी ढूंढना शुरू कर देती। शादी से पहले मैं एक ऑनलाइन मैगजीन में एडिटर थी और लिखने का मेरा अनुभव अभी भी मेरे साथ था। मैंने फ्रीलांस काम वाले कई ग्रुप ज्वाइन किए, अपनी प्रोफाइल अच्छी तरह बनाई और एक के बाद एक एप्लीकेशन भेजने लगी। मेरी मेहनत का रिजल्ट जल्दी ही मिल गया। अगले ही दिन मुझे एक ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड के लिए एड डायलॉग लिखने का प्रोजेक्ट मिल गया। उस रात जब शिखा गहरी नींद में सो रही थी, मैं अपनी टेबल पर चुपचाप बैठी थी। पीली रोशनी मेरे हाथों पर पड़ रही थी और मेरी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। शब्द अपने आप निकलते जा रहे थे। उन शब्दों में ग्राहकों की सोच की वही समझ थी जो मैंने जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव के बाद सीखी थी। अगली सुबह मैंने अपना एड डायलॉग भेज दिया। सिर्फ 2 घंटे बाद उनका रिप्लाई आ गया। उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की, कहा कि मेरा काम उनकी उम्मीद से भी बेहतर था और तुरंत पेमेंट भी भेज दी। पहले प्रोजेक्ट के 5,000 रुपए शायद बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन वो मेरी अपनी मेहनत की कमाई थी और मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसी दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरा हुनर आज भी मेरे साथ है और मैं अपनी बेटी को इज्जत की जिंदगी दे सकती हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी में सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एक नया तूफान फिर सामने आ गया। इस बार उसकी वजह थी विनीता जी का लालच और उनकी नफरत। किसी पुराने जानने वाले से उन्हें पता चल गया कि मैं शिखा के साथ सुपरमार्केट में दिखी हूँ और उन्हें समझ आ गया कि मैं वापस लखनऊ आ चुकी हूँ। बचत खाते का आधा पैसा हाथ से निकल जाने का गुस्सा अभी तक उनके अंदर जल रहा था। इसलिए उन्होंने सीधा मेरे मम्मी पापा के घर जाकर तमाशा करने का फैसला कर लिया। मेरे मम्मी पापा एक पुराने से साधारण घर में रहते थे। दोनों रिटायर्ड टीचर थे। पूरे मोहल्ले में उनकी बहुत इज्जत थी। मैंने उन्हें कभी अपनी परेशानियों के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे लिए परेशान हो। इसलिए विनीता जी का अचानक वहां पहुंच जाना उनके लिए किसी तूफान से कम नहीं था। एक सुबह पापा बाहर पौधों में पानी डाल रहे थे और माँ किचन में सब्जियां काट रही थी। तभी विनीता जी सुहाना को लेकर गुस्से में सीधे आंगन के अंदर घुस आईं। आते ही जोर से चिल्लाईं, बाहर आओ और देखो तुम्हारी लाडली बेटी ने क्या किया है। उसने मेरी बर्थडे पार्टी खराब कर दी, रिश्तेदारों के सामने हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर हमारे घर से पैसे चुराकर किसी आदमी के साथ भाग गई। यही सिखाया है तुम लोगों ने अपनी बेटी को। उसे बुलाओ और कहो कि मेरे बेटे के 80 लाख रुपए वापस करे, नहीं तो यहीं खड़े होकर पूरे मोहल्ले को बता दूंगी कि तुम जैसे टीचर कितने बड़े झूठे और ड्रामेबाज हो। पापा ये सब सुनकर एकदम हैरान रह गए। उनके हाथ से पानी का डिब्बा नीचे गिर गया। वो बाहर आए और गुस्से में बोले, जरा तमीज से बात कीजिए। मेरी बेटी बचपन से बहुत सीधी और ईमानदार है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। उस पर झूठे इल्जाम मत लगाइए। इतना सुनते ही विनीता जी और भड़क गईं। झूठे इल्जाम? उसी ने मेरे बेटे को बहला फुसलाकर पैसे ट्रांसफर करवाए और फिर भाग गई। जैसी माँ बाप वैसे ही बेटी। तुम लोग भी जरूर इस पूरे खेल में शामिल हो। धोखेबाजों का पूरा खानदान है तुम लोगों का। उनके हर शब्द मेरे पापा के आत्मसम्मान पर चोट कर रहे थे। पापा को पहले से ही हाई बीपी की परेशानी थी। अपनी बेटी और पूरे परिवार के बारे में इतनी गंदी बातें सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। उनका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उन्होंने गेट की तरफ उंगली करते हुए कहा, मेरे घर से अभी निकल जाओ। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई। अचानक उनका हाथ नीचे गिर गया।
उन्होंने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें पलट गईं और वो सीधे ठंडे सीमेंट के फर्श पर गिर पड़े। माँ किचन से चीखती हुई बाहर भागी और पापा के शरीर से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। विनीता जी और सुहाना ने जब देखा कि उनकी वजह से क्या हो गया है तो दोनों डरकर वहां से भाग गईं। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर ही मेरा दिल घबरा गया। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, माँ की रोती हुई आवाज सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। नेहा, नेहा जल्दी अस्पताल आ जा। तुम्हारे पापा को ब्रेन हेमरेज हो गया है बेटा। डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। मेरी तो जैसे सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो गई है बेटा। मैंने तुरंत प्रियंका से शिखा का ध्यान रखने के लिए कहा, अपना पर्स उठाया और बिना एक पल गवाए अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर मैं खुद को कोसती रही। काश मैंने पहले ही मम्मी पापा को सब सच बता दिया होता। काश उन लोगों को मेरे पापा तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। अस्पताल का गलियारा दवाइयों की गंध और अजीब सी ठंडक से भरा हुआ था। मैं भागती हुई इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुंची। माँ एक कुर्सी पर सिर झुकाए बैठी थी। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। विनीता जी बहुत बुरी औरत है बेटा। उन्होंने तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, हमारे पूरे परिवार को गालियां दी। तुम्हारे पापा ये सब सह नहीं पाए। मैं भी माँ को कसकर पकड़कर खड़ी रह गई। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने दांत भींच लिए। गुस्से से मेरा खून खौल रहा था। मैंने मन ही मन कसम खाई कि इस खून का हिसाब मैं विनीता जी और उनकी बेटी से जरूर लूंगी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले कि मेरे पापा की हालत बहुत सीरियस है और उनके इलाज का खर्च हर दिन लाखों में आएगा। नर्स ने मेरे हाथ में पैसे जमा करने की पर्ची थमा दी। उस पर लिखी रकम देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। अभिनव से मिले पैसों में से वकील की फीस और रहने खाने का खर्च निकालने के बाद मेरे पास सिर्फ आधे पैसे बचे थे। मुझे पता था कि ये भी ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। अगर पैसे खत्म हो गए तो मेरे पापा का क्या होगा। मैंने आईसीयू के कांच से अंदर देखा। मेरे पापा बेहोश पड़े थे। उनके पूरे शरीर पर मशीनों के तार लगे थे और उनकी सांसें मशीन के सहारे चल रही थीं। वही इंसान जिसने मुझे हमेशा खुददारी और सम्मान से जीना सिखाया था, आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। रोने से कुछ नहीं बदलने वाला था। मुझे पैसे कमाने थे। मैंने खुद से कहा कि अब मुझे मजबूत बनना होगा, अपने मम्मी पापा और अपनी बेटी की ढाल बनना होगा। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन साबित हुए। मैंने शिखा को प्रियंका के पास छोड़ दिया और खुद अस्पताल में मम्मी के साथ रहने लगी। दिन भर अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी संभालती और रात को जब मम्मी सो जाती तो अस्पताल के गलियारे की हल्की रोशनी में लैपटॉप खोलकर काम करने बैठ जाती। जो भी राइटिंग का काम मिलता मैं कर लेती। मेरे लिखे हर 1000 शब्द मेरे पापा की दवा और मेरी बेटी के दूध के पैसे बन रहे थे। पैसों की टेंशन और पापा की हालत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। शरीर भी कमजोर होता जा रहा था, लेकिन जब भी उनकी तबीयत में जरा सा भी सुधार दिखता मेरी सारी थकान गायब हो जाती। फिर भी मुझे समझ आ गया था कि सिर्फ फ्रीलांस काम करके इतनी बड़ी रकम जुटाना मुमकिन नहीं था। मुझे कुछ बड़ा करना ही होगा। एक दिन मुझे एशिया मीडिया ग्रुप में कंटेंट मैनेजर की वैकेंसी दिखी। सैलरी इतनी अच्छी थी कि उससे मेरे पापा का पूरा इलाज हो सकता था। काम आसान नहीं था, लेकिन मैंने बिना सोचे अप्लाई करने का फैसला कर लिया। मैंने पूरे 3 घंटे लगाकर अपना सीवी अपडेट किया, अपने सबसे अच्छे आर्टिकल्स के लिंक लगाए और एप्लीकेशन भेज दी। स्क्रीन पर सक्सेसफुली सबमिट का मैसेज आते ही मैं हल्का सा मुस्कुरा दी और खुद से कहा, यही मेरे टूटे हुए जीवन को फिर से खड़ा करने की पहली ईंट है। मैं अस्पताल के गलियारे में थकी हुई बैठी थी, तभी किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने सिर उठाया तो सामने अभिनव खड़ा था, लेकिन आज वो पहले वाला कॉन्फिडेंट असिस्टेंट मैनेजर बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। आंखों में गुस्सा भी था और हार भी साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, नेहा अब तो खुश हो ना? तुमने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आज मुझे प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन मैनेजमेंट ने आखिरी वक्त पर मेरा नाम हटा दिया। उन्होंने मेरे सामने एक गुमनाम शिकायत वाला लेटर फेंक दिया, जिसमें लिखा था कि मैं ऐसा पति हूं जिसने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर अपनी बहन पर पैसे लुटाए। ये सब तुम्हारे अलावा और कौन जानता था?
तुम मेरा करियर खत्म करना चाहती हो ना? उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। अभिनव, तुम तुम खुद को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हो। जो किया है उसी का फल मिल रहा है। इसे कर्म कहते हैं, मेरी कोई साजिश नहीं। अभिनव थोड़ा और पास आया। उसकी आंखों में गिरा हुआ सा लालच और मजबूरी साफ दिख रही थी। उसने कहा, नेहा, मुझे पता है तुम्हारे पापा अस्पताल में हैं और तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। बस तुम मेरी कंपनी में जाकर कह दो कि वो शिकायत झूठी थी। जैसे ही मुझे प्रमोशन मिलेगा मैं तुम्हें इलाज के लिए पैसे दे दूंगा। हम दोनों का फायदा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे उससे और भी ज्यादा घिन आने लगी। वो अपने पद के लिए मेरे पापा की जिंदगी का सौदा करना चाहता था। मैं तुरंत खड़ी हो गई और उसका बैग उठाकर जमीन पर फेंक दिया। बस, बहुत हो गया। अपने गंदे पैसे अपने पास ही रखो। मेरे परिवार को तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पापा एक सम्मानित शिक्षक हैं। वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे झूठे और घटियापन से कमाए हुए पैसे कभी नहीं लेंगे। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी वजह तुम खुद हो, मैं नहीं। अब यहां से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी बुला लूं। मेरा इतना कहना था कि अभिनव का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। जिस दिन एशिया मीडिया ग्रुप के इंटरव्यू के लिए बुलावा आया, उस दिन मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई। मैंने अपना सबसे अच्छा बिजनेस सूट पहना और हल्का सा मेकअप किया। शीशे में मुझे अपनी ही 30 साल की एक कॉन्फिडेंट और तेज तर्रार औरत दिखाई दे रही थी। ऑफिस पहुंचकर मैंने देखा कि बाकी सारे कैंडिडेट मुझसे काफी छोटे और मॉडर्न थे। एक पल के लिए मैं थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लिया। इंटरव्यू ग्रुप प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में था। टॉपिक था नई माओं के लिए एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का कैंपेन तैयार करना। बाकी यंग कैंडिडेट्स ने टेक्नोलॉजी बेस्ड और काफी अट्रैक्टिव आइडियाज दिए, लेकिन उनकी हर प्रेजेंटेशन में मुझे एक बहुत बड़ी कमी दिखी। उनमें इमोशन और सहानुभूति की कमी थी। जब मेरी बारी आई तो मैं बिना किसी स्लाइड के स्टेज पर गई। मैंने व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी, अंधेरे में आंसू। फिर मैंने अपनी साफ और गहरी आवाज में बोलना शुरू किया, हम अपने असली कस्टमर्स को समझना ही भूल गए हैं। नई माओं को किसी परफेक्ट माँ की चमकती हुई तस्वीरें नहीं चाहिए। सच तो ये है कि वो अकेलापन महसूस करती हैं, थक चुकी होती हैं और अंदर से खुद को लेकर बहुत असुरक्षित रहती हैं। मेरी स्ट्रेटजी एक हीलिंग कम्युनिटी बनाने पर फोकस करती है। हमारा प्रोडक्ट सिर्फ एक न्यूट्रिशन ड्रिंक नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा साथी बनना चाहिए जो उनके दर्द को समझे। हम ऐसी ईमानदार शॉर्ट फिल्में बनाएंगे जो माँ बनने के उन अंधेरे और अनकहे पहलुओं को दिखाएं, जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। हम उनकी दबी हुई भावनाओं को आवाज देंगे। जिस दिन हमने उनके दिल को छू लिया, उसी दिन वो हमारे ब्रांड से दिल से जुड़ जाएगी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे शब्द सिर्फ बातें नहीं थे, वो मेरे अपने दर्द और आंसुओं से निकले थे। हेड ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं पूरे भरोसे के साथ उस बिल्डिंग से बाहर निकली। मुझे यकीन था कि ये नौकरी मुझे ही मिलने वाली है। 2 दिन बाद कॉल आया और मुझे जॉब मिल गई। सैलरी मेरी उम्मीद से भी कई ज्यादा थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जिंदगी कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता। उसी दोपहर मेरे पास मशहूर शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर पुनीत का फोन आया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे कुछ पुराने आर्टिकल्स पढ़े हैं और एक जरूरी प्रोजेक्ट पर मुझसे बात करना चाहते हैं। हम एक शांत से कैफे में मिले। पुनीत ने बिना वक्त गवाए कहा, नेहा, मैं लोक रसोई की कहानियां नाम से एक शॉर्ट फिल्म सीरीज शुरू कर रहा हूं। इसमें पूरे देश के स्ट्रीट फूड और उनके पीछे मेहनत करने वाले गरीब मजदूरों की कहानियां दिखाई जाएंगी। मेरे पास बहुत अच्छी कैमरा टीम है, लेकिन मुझे एक ऐसे राइटर की जरूरत है जो लोगों के दर्द को महसूस कर सके। तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़कर मुझे लगा कि तुम छोटे लोगों के संघर्ष और उनकी खूबसूरती दोनों को समझती हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट की हेड राइटर बनो। उनका ऑफर सुनते ही मेरे दिल का वो हिस्सा जाग गया जो सालों से अपने अंदर कला का सपना दबाकर बैठा था। लेकिन अगले ही पल हकीकत सामने आ गई। मैंने उदास होकर कहा, सर, मैं आपके ऑफर के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं है। मेरे पापा अस्पताल में भर्ती हैं और मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। पुनीत ने मेरी पूरी बात शांति से सुनी,
फिर उन्होंने एक मोटी फाइल मेरी तरफ बढ़ाई और बोले, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। इस प्रोजेक्ट को एक इंटरनेशनल कल्चरल फाउंडेशन से बड़ा फंड मिला है, इसलिए हेड राइटर की सैलरी भी बहुत अच्छी है। इतना ही नहीं, हमारे स्पॉन्सर ने पूरी टीम के एक्सपर्ट्स के लिए लग्जरी अपार्टमेंट्स भी दिए हैं। अगर तुम हाँ कहो तो तुम और तुम्हारी बेटी तुरंत वहां शिफ्ट हो सकती हो। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। एक तरफ सुरक्षित और मोटी सैलरी वाली नौकरी थी, दूसरी तरफ कला का मुश्किल लेकिन आजाद और आत्मसम्मान से भरा रास्ता। मैंने फैसला लेने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा। उन्हीं 3 दिनों में पापा की तबीयत में बड़ा बदलाव आ गया। अब वो खतरे से बाहर थे। उस दोपहर में अस्पताल में उनके पास बैठी थी। उन्होंने धीरे से मेरी आंखों में देखा और बोले, बेटा, मैंने सुना है तुम बहुत मुश्किल फैसला लेने वाली हो। मेरे इलाज के लिए तुम अपने सपनों से समझौता करने की सोच रही हो ना? मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। मैंने कहा, पापा, वो नौकरी मिल गई तो हमारी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पापा ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, नेहा, मैंने तुम्हें सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनने के लिए नहीं पढ़ाया। मैं चाहता हूं कि तुम सच में अपनी जिंदगी जियो, अपने सपनों के लिए जियो। फिल्में बनाओ बेटा, दुनिया को खूबसूरत कहानियां सुनाओ। मेरे लिए इससे बड़ी दवा कोई नहीं हो सकती। पापा की ये बात सुनकर मेरे मन के सारे डर और उलझनें खत्म हो गईं। आखिरकार मेरे दिल को अपना जवाब मिल चुका था। अगली सुबह मैंने मीडिया कंपनी को फोन करके बड़े ही विनम्र तरीके से उनकी जॉब ऑफर ठुकरा दी। उसके बाद मैं सीधे पुनीत के ऑफिस पहुंच गई। पुनीत जी, मैं आपकी फिल्म के लिए स्क्रिप्ट राइटर बनने का ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। पुनीत के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। टीम में तुम्हारा स्वागत है नेहा। मुझे पूरा यकीन है कि ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित होगा। फिल्म प्रोडक्शन के एग्रीमेंट के तहत मुझे एक पॉश एरिया में बने लग्जरी अपार्टमेंट की चाबियां दी गईं। ये मेरे और मेरी बेटी के लिए नई जिंदगी शुरू करने का एक खूबसूरत तोहफा था। रविवार की सुबह प्रियंका और कबीर ने मुझे नए घर में शिफ्ट होने में मदद की। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सुबह की धूप ने हमारा स्वागत किया। अपार्टमेंट बड़ा, खूबसूरत और हर मॉडर्न सुविधा से लैस था। ये विनीता जी के घर की तंग और घुटन भरी रसोई से बिल्कुल अलग दुनिया थी। शिखा खुशी से पूरे घर में दौड़ रही थी। उसकी हंसी सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। प्रियंका ने मुझे गले लगा लिया। आखिरकार नेहा, तुम्हें अपना घर मिल ही गया। अब ये तुम्हारी अपनी दुनिया है, जहां कोई तुम्हें ऑर्डर नहीं देगा और ना ही तुम पर हुक्म चलाएगा। उस रात मैं नए अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी होकर शहर की जगमगाती रोशनी देख रही थी। ये नया घर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, ये एक औरत की आज़ादी, उसके आत्मसम्मान और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने के हक की पहचान था। अगले दिन से मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला था और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी। हफ्ते की एक शाम मैं अपनी बेटी शिखा के साथ कॉम्प्लेक्स के पार्क में बैठी थी। तभी एक जानी पहचानी और थोड़ी बनावटी सी आवाज सुनाई दी। अरे नेहा, तुम यहाँ? मैंने सामने देखा तो सौम्या खड़ी थी। कॉलेज की वही लड़की जो हमेशा अमीर आदमियों के साथ अपने रिश्तों की वजह से चर्चा में रहती थी। आज भी वो डिजाइनर कपड़ों और हीरों के गहनों से लदी हुई थी। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा। मैंने सुना था कि तुमने अपनी सास की पार्टी में बहुत बड़ा तमाशा कर दिया था और तुम्हें घर से खाली हाथ निकाल दिया गया। मुझे लगा था तुम अपने मम्मी पापा के पास चली गई होगी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं पास की किसी झुग्गी में कमरा लेकर रह रही हो क्या? उसकी आवाज में ताना और घमंड साफ झलक रहा था। मैं बिल्कुल शांत रही। मैंने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सौम्या, नहीं, मैं किराए पर नहीं रहती। मैं तुम्हारे ठीक पीछे वाली बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर रहती हूँ। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। झूठ मत बोलो, यहाँ एक अपार्टमेंट का किराया ही कम से कम 1 लाख रुपए महीने का है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? या फिर तुमने भी कोई अमीर आदमी ढूंढ लिया? मैं धीरे से खड़ी हो गई। मेरी शांत लेकिन मजबूत मौजूदगी देखकर वो खुद ही एक कदम पीछे हट गई। सौम्या, तुम्हारी खुशी किसी आदमी के पैसे पर टिकी है, लेकिन मेरी खुशी मेरी अपनी मेहनत से बनी है। मैं किसी अमीर आदमी के साथ नहीं हूँ। जिस अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ वो मुझे एक इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन की हेड राइटर होने की वजह से मिला है। मैं अपने पैसे खुद कमाती हूँ, अपनी बेटी की जिम्मेदारी खुद उठाती हूँ और अपने पापा के इलाज का खर्च भी खुद चलाती हूँ, बिना किसी आदमी के सहारे।
तुम्हें मेरे पुराने ससुराल पर इतना गर्व है, लेकिन क्या तुम्हें पता है उस घर में मैं बिना सैलरी की नौकरानी बनकर रह रही थी। वो घर नहीं, एक सोने का पिंजरा था। इसलिए अपनी छोटी सोच से किसी आजाद औरत की जिंदगी को मत आंको। सौम्या का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल पड़ गया। मैं अपनी बेटी को गोद में उठाकर वहां से चली आई और उसे उसके घमंड के साथ वहीं खड़ा छोड़ दिया। कुछ महीने बहुत सुकून से बीत गए। हमारी फिल्म का काम शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था। एक रात प्रियंका ने मुझे मेरे ससुराल वालों के बारे में ऐसी खबर दी जिसे सुनकर मैं भी हैरान रह गई। तुझे पता है नेहा, उस घर में अब सब कुछ बिखर चुका है। कर्म का फल सच में बहुत जल्दी मिल गया। तुम्हारी ननद सुहाना की शादी एक बहुत अमीर परिवार में हुई थी, लेकिन उसकी आलस और बदतमीजी की वजह से उसे सिर्फ 1 महीने के अंदर ही घर से निकाल दिया गया। उधर अभिनव को प्रमोशन नहीं मिला। ऑफिस में बेइज्जती हुई तो उसने गुस्से में नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उसने ऑनलाइन सट्टेबाजी में अपना सारा पैसा डुबो दिया। अब उस पर गुंडों का लाखों कर्ज था और वो कहीं छिपा हुआ था। इसी बीच कर्ज वसूलने आए गुंडों ने विनीता जी को धक्का दे दिया। उनके सिर में गंभीर चोट लगी और उन्हें स्ट्रोक आ गया। अब वो बिस्तर पर लकवाग्रस्त पड़ी थी और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। उनका सारा घमंड और शान पल भर में मिट्टी में मिल चुका था। ये सब सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई, बस इतना लगा कि कर्म अपना हिसाब कभी नहीं भूलता। इंसान जैसा करता है वैसा ही एक दिन उसके पास लौट कर आता है। एक रविवार की सुबह मेरे अपार्टमेंट का इंटरकॉम बजा। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि नीचे लॉबी में 2 औरतें आई हैं। उनमें से एक व्हीलचेयर पर बैठी है और मुझसे मिलने की जिद कर रही है। एक पल के लिए मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं समझ गई कि वो कौन है। मैंने गार्ड से कहा, उन्हें वहीं रोकिए, मैं अभी नीचे आती हूँ। लॉबी में पहुंची तो देखा सुहाना गार्ड से बहस कर रही थी। उसके पास एक सस्ती सी व्हील चेयर पर विनीता जी बैठी थी। उन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये वही दबंग सास है। वो अब बहुत कमजोर, लाचार और बीमार लग रही थी। मुझे देखते ही सुहाना मेरी तरफ भागी। विनीता जी ने भी अपनी कांपती हुई बाह मेरी तरफ बढ़ाई। उनके मुंह से बड़ी मुश्किल से शब्द निकले, बेटा मुझे बचा लो, बहुत तकलीफ में हूँ। सुहाना भी रोते हुए बोली, भाभी हमारा घर नीलाम होने वाला है, माँ बिस्तर पर है, हमें अपने साथ रख लो, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। मैं बिना कुछ बोले बस उन्हें देखती रही। मेरी सहारी सहानुभूति उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन सबके सामने मुझे थप्पड़ मारे गए थे, जिस दिन मेरे पिता तुम्हारी वजह से मौत के मुंह तक पहुंच गए थे। मैंने पूरी शांति लेकिन मजबूती से कहा, सुहाना मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूं। कानून ने हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म कर दिया था। जब मैं उस घर में नौकरानी की तरह दिन रात काम करती थी तब तुम लोगों ने मुझे इंसान तक नहीं समझा। जब विनीता जी ने मेरे पिता की जान लगभग ले ही ली थी तब तुम्हारा रिश्ता कहाँ गया था। आज जब तुम लोग कंगाल और बेबस हो गए हो तब तुम्हें मेरी याद आई है। मेरी अच्छाई की भी एक सीमा है और वो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की थी। फिर मैंने गार्ड की तरफ देखा और कहा, इन दोनों के चेहरे अच्छी तरह से याद रखिए। आज के बाद इन्हें इस बिल्डिंग में कभी अंदर मत आने दीजिए। अगर ये कोई हंगामा करें तो सीधे पुलिस को फोन कर दीजिए। इतना कहकर मैं मुड़ी और लिफ्ट की तरफ चल दी। पीछे से विनीता जी के रोने की आवाज और सुहाना की गालियां लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने मेरे कदम एक पल के लिए भी नहीं रोके। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और मेरे अतीत के सारे बुरे साए हमेशा के लिए पीछे छूट गए। फिल्म का पहला एपिसोड जैसे ही टेलीकास्ट हुआ उसने आते ही जबरदस्त सफलता हासिल कर ली। एक बुजुर्ग महिला की कहानी जिसने 40 साल तक अकेले अपने विकलांग बच्चों की परवरिश की थी, उसने लाखों लोगों का दिल छू लिया। फिल्म की सच्ची कहानी और मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट की हर तरफ तारीफ होने लगी। फिल्म की कामयाबी के साथ मेरी कमाई भी पहले से कई ज्यादा बढ़ गई। सबसे पहले मैं अपने माता पिता के घर गई और उनका पूरा कर्ज चुका दिया। उसी रात मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा, माँ पापा ये आपकी बेटी की तरफ से है, अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। 1 साल बाद सुबह 4:30 बजे मैं उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए निकलने की तैयारी कर रही थी।
मैंने सो रही अपनी बेटी शिखा के माथे को प्यार से चूमा। माँ ने मुझे एक गर्म जैकेट पहनाते हुए कहा, अपना ध्यान रखना बेटा, शिखा की फिक्र मत करना, हम है ना। मैंने उन्हें गले लगाया और मुस्कुराकर कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी माँ। एयरपोर्ट पर मेरी पूरी टीम मेरा इंतजार कर रही थी। हर कोई इस नई यात्रा को लेकर बहुत एक्साइटेड था। जैसे जैसे हमारी गाड़ी घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर ऊपर चढ़ती गई, वैसे वैसे सामने के नज़ारे और भी खूबसूरत होते गए। मैंने कार की खिड़की खोली। पहाड़ों की ठंडी और ताजी हवा मेरे चेहरे से टकराई। उस हवा ने सिर्फ मेरे बाल ही नहीं उड़ाए, बल्कि मेरे अतीत की बची हुई आखिरी कड़वी यादों को भी अपने साथ उड़ा दिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वो डरी, सहमी और घुटन भरी रसोई में जिंदगी काटने वाली औरत अब पूरी तरह से पीछे छूट चुकी थी। उसकी जगह अब नेहा थी, एक आजाद, मजबूत और कामयाब राइटर जो अपनी जिंदगी खुद जी रही थी। मैंने अपना पिंजरा खुद तोड़ा था और अब खुली धूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी। मैंने आंखें खोली और सामने फैले उन विशाल पहाड़ों को देखा। मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। आगे का सफर लंबा था और चुनौतियां भी कम नहीं थीं, लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। अंधेरे अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर मेरे अंदर की आजाद और मजबूत औरत ने आखिरकार अपने पंख फैला दिए थे और अब वो जिंदगी के खुले आसमान में पूरी शान के साथ उड़ने के लिए तैयार थी। असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। दोस्तों, आज की कहानी सिखाती है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। अन्याय और अपमान को चुपचाप सहना त्याग नहीं, बल्कि खुद के साथ अन्याय है। जब इंसान अपने डर से ऊपर उठकर अपने सम्मान, आत्मनिर्भरता और बेहतर भविष्य के लिए सही फैसला लेता है, तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। साथ ही दूसरों के साथ किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद केवल मनोरंजन के उद्देश्य से रचे गए हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, परिवार, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज, समुदाय या पेशे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।